हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को जानने से पहले पहले चलिए हम लोग इसकी कुछ फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं कि रिस्पायरेटरी जो श्वसन तंत्र है इसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से एयर इनटेक होती है और कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसी के बेस पे हम एमसीक्यू टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन आते हैं। तो देखिए, रिस्पायरेशन मीन्स क्या होता है, श्वसन। श्वसन का मतलब कि हम जो भी एयर इनटेक करते हैं और उसके बदले लंग्स से जो भी हम एयर को एक्सक्रिएट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है, श्वसन होता है। अब इस श्वसन को कंप्लीट कराने के लिए जो भी आर्गन सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर रिस्पायरेशन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे नेजल रूट से स्टार्ट होता है। नेजल रूट का मतलब एक तरह से नोज का पार्ट जो होता है, नोस्ट्रिल जो छिद्र होता है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो नेजल रूट से एयर क्या करते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं। यहाँ नोज में ही हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम इतना होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको स्टिक कराने का काम, उनको चिपकाने का काम कर लेते हैं, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे आगे ना बढ़े, नेजल रूट के जरिए ही हमारे नोज में ही वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, रुक जाए। उसके बाद उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि एक माउथ का भी ओपनिंग होती है, अर्थात मुंह का जो ओपनिंग होगी जिस प्लेटफॉर्म पे, और नेजल रूट का जिस प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग होगी उस कॉमन प्लेटफॉर्म को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बताइए जो नेजल रूट का भी ओपनिंग होता है और माउथ का ओपनिंग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। फेरिंग्स के जैसे ही नीचे बढ़ेंगे देखिए तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और उसके बाद में एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती की जैसी संरचना है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लैप टाइप का आकृति होती है, जो कि हमारे वॉइस बॉक्स बॉक्स अर्थात ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स वाला पार्ट है, इसको कवर करने का काम, इसको ढकने का काम करता है कौन, एपिग्लॉटिस। तो जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है टिश्यू का, इसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम इतना होता है कि जो भी हम फूड वगैरह इनटेक करते हैं वो हमारे इस ट्रैकिया में ना आ जाए, उसको रोकने का काम करता है। केवल और केवल हवा को आने देता है इस ट्रैकिया वाले मार्ग में। बाकी रिमेनिंग जो भी हम सॉलिड लिक्विड कुछ भी खाते पीते हैं वो सब किस में चला जाता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस में क्यों चला जाता है, क्योंकि यही जो इपिग्लाइटिस है इस रूट को ब्लॉक कर देता है, ट्रैकिया वाले रूट को। जैसे ही ट्रैकिया का रूट ब्लॉक होगा तो हमारा वो खाना पीना या जो कुछ भी खाया पिया जाएगा वो सीधे सीधे चला जाएगा किसमें, ऑइसोफेगस में। उसके बाद देखिए, वॉइस बॉक्स में ही वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कार्ड का मतलब एक धागे जैसी ऐसी संरचना समझ लीजिए। धागे जैसी संरचना का मतलब कि जैसे कभी कभी कुछ प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसको एग्जांपल के बेस पे यदि आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, वायलिन वगैरह जो पहले बजाए जाते थे उस दरमियान क्या होता था कि उस पे एक तरह से हम प्रेशर अप्लाई करते थे, फ्रिक्शन होता था। फ्रिक्शन के कारण क्या होता था, साउंड, कुछ ना कुछ आवाज़ निकलती थी। तो सेम वही प्रोसेस हमारा यहाँ भी होता है। इसी जो लैरिंग्स का पार्ट है अर्थात वॉइस बॉक्स है, इसमें वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कार्ड अर्थात एक तरह से धागे जैसी संरचना। जब हम क्या करते हैं कि एयर का प्रेशर देते हैं, एयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से साउंड क्रिएट होती है और टंग के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस साउंड को जैसा भी चाहते हैं वैसा प्रोनाउंसिएट करते हैं, अर्थात वैसा ही उच्चारित करते हैं। तो जैसे उसके बाद क्या होगा कि इसके नीचे देखिए सी शेप्ड की कुछ रिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी कार्टिलेज की। इस इस पाइप को बोलते हैं हम क्या, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि सी शेप्ड की जो रिंग्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो आपको बताना होगा कि ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं। कभी कभी संख्या पूछ लेता है तो 15 से 20 इसकी संख्या होती है सी शेप की जो कार्टिलेज है। उसके आगे बढ़ेंगे तो यही ट्रैकिया क्या होगा, हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंड। ये सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी का मतलब कि प्राथमिक स्तर पे ये डिवाइड हो रही है। तो देखिए, एक रूट इधर को आ रहा है, एक रूट इधर को आ रहा है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फर्दर ये सब डिवाइड होगी, मतलब कि और विभाजित होगी छोटे छोटे
ब्रांचेज में, तो इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी के बाद और छोटे छोटे उपखंडों में ये विभाजित हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्वियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। टर्सरी ब्रोंकियोल्स पे हम देखेंगे तो अंगूर के गुच्छे जैसी कुछ संरचना दिखाई देगी। अंगूर का गुच्छे का मतलब एक तरह से कुछ वायु के कोष्ठ हम कह सकते हैं, वायु के कोष्ठ दिखाई देंगे। इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में वायु के कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं। इसी कोष्ठ में जो भी एयर हम इनटेक किए हुए होते हैं बाई नेजल रूट, यहाँ इस नेजल रूट से, वो हमारे फेरिंग से होते हुए, लैरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई से होते हुए सीधे हमारे कहाँ पहुँच जाती है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई का मतलब एयर सैक में, वायु के कोष्ठ में पहुंच जाती है। अब यहीं से क्या होता है, इसके नीचे बहुत सारी कैपिलरी गई हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यहीं से हमारा जो ऑक्सीजन है वो नीचे जो कैपिलरी में प्रेजेंट ब्लड होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो हीम प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाता है किसमें, हमारे ब्लड में, जिससे प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। और जो ग्लोब्यूलिन होता है वो क्या करता है, CO2, ब्लड में प्रेजेंट जो CO2 है उसको बाइंड करके वो इसके बाहर निकाल देता है बाई नेजल रूट। तो इस तरह से ये तो इसका फिजियोलॉजी हो गया रिस्पायरेशन का। चलिए अब इससे रिलेटेड MCQ टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिस्पायरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो कुछ भी नीचे दिया गया है उनमें से रिस्पायरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शन, मतलब ऐसा कौन सा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी फंक्शन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन में भी मदद करता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मदद करता है। तो क्या होगा, मैंने यही बताया था, नेजल रूट का ओपनिंग और माउथ का ओपनिंग जहाँ पे आके मिलेगा, ये कॉमन प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो उससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो फेरिंग्स होगा। ट्रैकिया क्यों नहीं हो सकता, देखिए ट्रैकिया तो उसके बाद में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में तो कहीं ना कहीं, तो ट्रैकिया तो कॉमन प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ट्रैकिया में केवल एयर जाएगी, ना तो हमारा फूड जाएगा, इसलिए ट्रैकिया तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। फूड पाइप, फूड पाइप तो कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि फूड पाइप में तो केवल फूड जाएगा ना कि एयर जाएगा, तो अर्थात रिस्पायरेशन का तो कोई उसमें फंक्शन का रोल है नहीं। ऑल ऑफ एबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब ऑप्शन गलत है। केवल और केवल सही कौन सा होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्यों सही होगा, देखिए इस नेजल रूट का ओपनिंग और इस इधर माउथ का ओपनिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ के मिलता है, यही फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स के बाद क्या होता है कि भोजन चला जाता है ऑइसोफेगस में, और हवा चली जाती है, एयर चली जाती है किसमें, विंड पाइप में अर्थात ट्रैकिया में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स। अब बात वही आ गई, क्या बोल रहा है, फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू। फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स, मतलब कि जो ये लैरिंग्स है अर्थात वॉइस बॉक्स है, इसके एंट्रेंस पर ही प्रेजेंट होता है। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, अर्थात प्रारंभ में ही प्रेजेंट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं, वोकल कार्ड बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, नन ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है। ये जो आपका वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के ऊपर मैंने बताया था कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहीं ना कहीं जो भोजन होता है उसको ऑइसोफेगस में भेजने का काम करता है, और जो विंड होती है, हवा होती है, उसको ट्रैकिया में लाने का काम करता है। तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस। कह रहा है यही है, ए फ्लैप कनेक्टेड टिश्यू फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स, मतलब कि लैरिंग्स के एंट्रेंस पे कौन सा फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, तो आपको बताना होगा एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विंड पाइप आल्सो नोन एज। देखिए यहाँ भी मैंने बताया था, ये जो विंड पाइप है ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ही हम किस नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ट्रैकिया। लैरिंग्स बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लैरिंग्स देखिए इसके ऊपर प्रेजेंट है, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है। फेरिंग्स ये तो कॉमन प्लेटफॉर्म है ही है, विंड पाइप के नाम से जाना नहीं जाएगा। ऑइसोफेगस को वैसे भी हम लोग ग्रास नली या भोजन की नली बोलते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं विंड पाइप से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल है किसी से तो वो ट्रैकिया से है। ट्रैकिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैकिया इज कम्पोज्ड ऑफ 16 to 20 डैश 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 रिंग लेइंग वन अबव द अदर। अच्छा, ये इसका कहने का मतलब है कि जो ये ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया
कंपोज ऑफ 16 to 20 रिंग्स, मतलब कि यही 16 से 20 रिंग प्रेजेंट होती है। ये किस शेप की होती है? तो शेप मैंने आपको बताया है और स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे किस शेप की होगी। ये ना तो ओ शेप की दिख रही है, ना एस शेप की, ना यू शेप की, ये केवल और केवल ठीक ठाक दिख रही होगी, तो सी शेप की दिख रही होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी शेप्ड, अर्थात ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट्स, मतलब कि जो यंग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, नौजवान होते हैं, उसमें ब्रीदिंग रेट कितना होता है? तो उसमें उनमें ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 20 से 25 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 से 10 भी बहुत कम हो जाएगा, 35 से 43 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो स्पेशली देखा जाए जो नवजात शिशु होते हैं, लगभग इतने इस अनुपात के आसपास उनमें ब्रीदिंग होता है। लेकिन अगर एडल्ट की बात की जाए तो 15 से 18 ब्रीदिंग रेट होता है पर मिनट। एक मिनट में लगभग 15 से 20 बार आप सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। देखिए वॉइस बॉक्स यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, उसी को पूछा जा रहा है। वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, फेरिंग्स को जाना जाएगा कि लैरिंग्स को, ट्रैकिया को, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, लैरिंग्स को ही और किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लूरा इज मेम्ब्रेन ऑफ। जो प्लूरा होती है वो किसकी मेम्ब्रेन होती है? तो ये आप जो देख रहे होंगे लंग्स है, लंग्स का जो सबसे बाहरी लेयर होती है, उसी बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये सबसे बाहरी लेयर जो दिख रही है लंग्स की, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। तो प्लूरा इज मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। हार्ट की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हार्ट के लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। स्टमक का नहीं होगा, ना तो आई होगा। आई का स्क्लेरा होता है वाइट कलर का पार्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोटल लंग्स कैपेसिटी इज अबाउट। जो लंग्स है, फेफड़ा है, इसका टोटल कैपेसिटी कितना होता है? तो अगर हम बात करें, टोटल कैपेसिटी इसकी होती है 6 लीटर। कैसे? जो भी एयर हम इनटेक करते हैं और जो भी एयर को हम रिलीज करते हैं, उसके साथ साथ हमारे इस फेफड़े में कितनी एयर का अमाउंट बचा रह जाता है, उन सब को हम मिला करके अगर काउंट करेंगे तो 6 लीटर के आसपास हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, कितनी एयर हम इसमें रोक सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें चाहे हम फोर्सफुली इनटेक करें, चाहे फोर्सफुली एक्सक्रिएट करें, उन सब को मिला के, अर्थात हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लंग्स की क्षमता जो होती है वो 6 लीटर की होती है। एयर का वॉल्यूम हम उसमें इतना रख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 लीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इन न्यूनेट्स न्यू बॉर्न चाइल्ड। अर्थात जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी बात है? इसलिए क्योंकि उनका जो मेन न्यूट्रिशन होगा वो मिल्क और ऑक्सीजन से ही होता है, तभी सेल डिवीज़न होगा और उनका बॉडी ग्रोथ हो पाएगी। अगर सांस भी कम लेंगे, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है कि सेल डैमेज के चांसेस ज़्यादा हों। तो इसलिए बच्चों में क्या होता है? सबसे ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है, अर्थात 40 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में लगभग 35 से 40 बार वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैकिया इज लाइंड बाई। लाइंड जहाँ भी वर्ड आएगा, इसका एक मतलब समझिएगा, एक तरह से किसी भी आर्गन की इनर कोटिंग की बात की जा रही है। इनर का मतलब अंदर, कोटिंग मतलब कोट करना, किसी भी चीज़ की लेयर की बात की जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रैकिया इज लाइंड बाई। ट्रैकिया किस चीज़ की लाइंड होती है? अर्थात ट्रैकिया, ये आप देख रहे होंगे जो ट्रैकिया है, इसके अंदर की कौन सी लेयर होती है या कौन से लेयर की कोटिंग होती है? तो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या ऑल ऑफ अबव। देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। सीलिएटेड क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। और सीलिया क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल आए या स्मोकिंग के द्वारा कुछ धूम्र आ गए, तो उसको क्या करता है? यही सीलिया अपने पे चिपका लेता है। और जैसे ही सीलिया चिपका लेगा तो क्या होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल, ये हमारे फेफड़े में नहीं जाएगा, केवल और केवल ट्रैकिया में इसी सीलिया पे चिपक जाएगा, और बाई कफिंग प्रोसेस ये निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी के बाहर। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ट्रैकिया इज लाइंड बाई। ट्रैकिया किसके द्वारा लाइंड? तो ट्रैकिया किसके द्वारा लाइंड होती है? ये होती है हमारी सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, जैसे ही डस्ट पार्टिकल आएंगे यहीं पे चिपका दिए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा? डस्ट पार्टिकल आगे बढ़ करके हमारे लंग्स में नहीं जाएगा, और जैसे ही कफिंग होगी ये सीलिया सहित बाहर कर दिए जाएंगे।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। अच्छा, ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है हमारे टिश्यू में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं, एनोस्मिया बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। देखो ट्यूबरकुलोसिस तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। अस्थमा क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, लेकिन ये बात कर रहा है कि डिफिशियंसी इन टिश्यू, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहा है टिश्यू में। इसका अगर देखेंगे डेफिनेशन, तो ये क्या है? डिफ़िकल्टी या ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में परेशानी, ये एक अलग कंडीशन है। और ये टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना वो अलग कंडीशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एनोस्मिया का मतलब एक तरह से जो स्मेल का लॉस हो जाना, हम कोई भी ऑर्डर जो गंध सुगंध ना महसूस कर पाएँ, वो होता है क्या? एनोस्मिया होता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी टिश्यूज में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब कि कौन से पार्ट में, कौन से भाग में रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि गैस का आदान प्रदान होता है। ये आप श्वसन तंत्र देख रहे हैं, श्वसन तंत्र के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में जाएगी और CO2 जो होगी वो बाहर कर दी जाएगी। ऐसा कौन सा पार्ट है? स्पेसिफिक की बात कीजिए जा रही है, पर्टिकुलर पार्ट की नहीं, तो सब पार्ट तो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक की बात की जाएगी किस पार्ट पे ये ऐसी प्रक्रिया हो रही है। तो एल्वियोलाई पे हो रही है, फेरिंग्स पे हो रही है, लैरिंग्स पे, ट्रैकिया पे। तो देखिए ट्रैकिया पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है। बात करेंगे लैरिंग्स, लैरिंग्स पे भी नहीं हो रही, क्योंकि लैरिंग्स तो यहीं प्रेजेंट है ऊपर ही। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा किसका? नोज का और माउथ का। एक बच रहा है एल्वियोलाई। देखिए एल्वियोलाई की ये मतलब एयर सैक, एयर सैक का मतलब यहाँ पे वायु की कोष्ठ प्रेजेंट है, वो यहीं पे क्या होगा? इसी कोष्ठ में ही ऑक्सीजन आके भरी रहेगी, और हीमोग्लोबिन यहीं से ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ फेंक देगा? ब्लड में। और ब्लड से जो भी CO2 है, CO2 को भेज देगा हमारे इसी एयर सैक में, जिससे कि क्या होगा? बाई एक्सक्रिएशन ये CO2 रिलीज कर दी जाएगी इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब कि कौन सा ऐसा जो कुछ नीचे दिया गया है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है? क्या ट्रैकिया रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है? देखिए ट्रैकिया बिल्कुल है। डायाफ्राम, ये आप देख रहे होंगे, ये पार्ट, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स, लंग्स भी इसका पार्ट है। ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव मतलब अर्थात इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ये सब हमारे क्या है? श्वसन तंत्र के पार्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये तो बिल्कुल ईजी सी बात है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा गैस है जो कि रिलीज आउट कर दी जाती है रिस्पायरेशन के दौरान, मतलब कि बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। तो ऑक्सीजन तो हम लोग इनटेक करते हैं, या हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या है? हम लोग रिलीज करते हैं इन इन्वायरमेंट में, और इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स। मतलब जो भी नीचे दिया गया है, इसका इनमें से कौन सा ऐसा आर्गन है जो कि फिल्टर करने का काम करता है, और जो म्यूकस है अर्थात बलगम है उसको चिपकाने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे लंग्स तक जाने से रोकता है। अर्थात कहने का मतलब इससे समझिए, इस डायग्राम से, इस श्वसन तंत्र में ऐसा कौन सा अंग है जो कि एयर को फिल्टर भी करता है, एयर को फिल्टर करने का काम भी करता है, और उसके साथ में एक कंडीशन और बोल रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको रोक के रखता है, अर्थात बलगम के माध्यम से उसको रोक करके बाहर करने का काम करता है। तो अगर नेजल तो तभी होता है जब हम यहाँ पे नोज हेयर की बात करते हैं, तो तभी होता है जब केवल इसमें डस्ट पार्टिकल को रोकने का बात करता है। लेकिन अगर म्यूकस भी ऐड कर दे रहा है, तो म्यूकस में क्या मैंने बताया था कि इसी ट्रैकिया में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मतलब एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। म्यूकस एक तरह का बलगम समझो, गाढ़ा पदार्थ, वो उसी डस्ट पार्टिकल को या एलर्जेंस जो भी पार्टिकल होते हैं उनको चिपका लेता है। जब हमें कफिंग होती है, खांसी करते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है? ये सीलिया टूट करके हमारे माउथ के जरिए बाहर कर दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीलिया हो जाएगा। ब्रोंकियोल्स में तो क्या होगा? ब्रोंकियोल्स हमारा एक तरह से एयर प्रेजेंट है, उससे म्यूकस से कोई मतलब है नहीं। हेयर ऑफ लंग्स, कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ एबव, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम
द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब कि जो गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान करते हैं बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट एंड लंग्स, लंग्स मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब बाहरी जो वातावरण से हमारे केवल लंग्स तक, अभी लंग्स के बाद की बात नहीं की जा रही, केवल लंग्स तक की बात की जा रही है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलता है, रिस्पायरेशन बोलेंगे कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे, नन ऑफ दीज। देखिए रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम जो कुछ एयर को इनटेक कर रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं वो हमारा रिस्पायरेशन होता है। तो क्या हमारा जो एयर है केवल यही एयर सैक तक आने के बाद ही CO2 निकाल दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक ये ऑक्सीजन ये एयर जो है हमारे ब्लड में नहीं जाएगी और ब्लड से CO2 इसमें नहीं आएगी तब तक हम CO2 नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए रिस्पायरेशन का थियरी तो ये गलत हो जाएगा कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड लंग्स, ये नहीं होगा। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, हाँ ये हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब कि बाहरी श्वसन हो सकता है। बाहरी का मतलब क्या हुआ कि बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी हवा हम इनटेक कर रहे हैं, एयर इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे लंग्स तक आ रही है, हमारे एक तरह से एल्वियोलाई तक आ रही है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, यहीं से इसी ब्रोंकियोल से इसी एल्वियोलाई से जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच जाता है और ब्लड से CO2 यहीं पे आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब अर्थात यहाँ ब्लड में, ब्लड से हमारे उस सेल तक, टारगेटेड सेल तक ऑक्सीजन का जाना ही सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। पहला है हैज सी सेव्ड फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नीचे दिया गया जो भी स्टेटमेंट है फॉल्स है ट्रैकिया के बारे में। हैज सी सेव्ड रिंग, देखिए सी सेव्ड की रिंग है, ये बिल्कुल सही बात है कि। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत है। तो हैज ए सी सेप्ड रिंग, क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हैज ए सी सेप्ड रिंग, देखिए ये आप स्ट्रक्चर में देखेंगे सी सेप्ड रिंग दिखाई दे रही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि गलत कौन सा है। इट इज कवर्ड बाई एपिग्लाइटिस। देखिए ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया क्या एपिग्लाइटिस द्वारा कवर्ड है, नहीं, क्योंकि एपिग्लाइटिस किसके द्वारा कवर्ड है, ये लैरिंग्स के द्वारा कवर्ड है। और लैरिंग्स किस द्वारा कवर्ड होगी, ये हमारे एपिग्लाइटिस द्वारा। तो शायद अगर हम बात करेंगे कि इट इज़ कवर्ड बाई एपिग्लाइटिस, ये स्टेटमेंट क्या है, एक तरह से गलत स्टेटमेंट है इस ट्रैकिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स। ये स्प्लिट, स्प्लिट मतलब कि एक तरह से डिवाइड हो रही है, बट रही है, विभाजित हो रही है लेफ्ट एंड राइट लंग्स में। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ट्रैकिया है ये देखिए इधर लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी सही है। नन ऑफ एबव मतलब कि ऊपर जो कुछ भी दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो जो सब गलत इसमें थियरी है, गलत स्टेटमेंट है, वो यही है, इट इज कवर्ड बाई एपिग्लाइटिस। ट्रैकिया एपिग्लाइटिस द्वारा थोड़े कवर्ड है। ट्रैकिया तो ये जो लैरिंग्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, वो एक तरह से एपिग्लाइटिस द्वारा कवर्ड है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ कवर्ड बाई एपिग्लाइटिस, क्योंकि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है ट्रैकिया के बारे में। तो इस तरह से हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के MCQ क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू।